तो मान लो कि यहाँ पे कोई फील्ड है, ऐसा कोई भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, को आर्बिट्री फील्ड ले रहे हैं, ये इसका डायरेक्शन है सपोज। और यहाँ पे ऐसा हम लोग कोई एक बार मैग्नेट रख दिए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और एक बार मैग्नेट रख दिए, सर इसका दो मैग्नेटिक पोलैरिटी है, फील्ड ठीक है। डायरेक्शन, सर बार बार मैग्नेट से वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। नहीं नहीं, बार मैग्नेट से नहीं आ रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, हम्म। या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, चलो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेट, जैसा तुमको मानना है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी मान सकते हो। और इसमें तुमने ऐसा कोई बार मैग्नेट को इस तरह टिल्ट करके प्लेस कर दिया, इस तरह, ठीक है, ऐसे टिल्ट रखा हुआ है, समझ में आ गया। हाँ सर। या और एक इजी करने के लिए हम लोग ऐसा बता देते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मान लो एक चार्ज को रखें, एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, और एक ऐसा नेगेटिव चार्ज है मान लो, ठीक है, इस तरह रख दिए। तो देखो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा यहाँ पे डाइपोल दिख रहा है, ये दो पोल है डाइपोल, या फिर एक जो मैग्नेट दिख रहा है बार मैग्नेट, ये अलाइंड करेगा, इट इज ट्राई टू अलाइंड along the direction of magnetic field. It is try to align along the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड या फिर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंड ये डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टॉर्क लग रहा है, ये टर्न कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है या फिर टर्न कर रहा है। कैसे टर्न कर रहा है, देखो डायग्राम पे ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे और एक डायग्राम हम बना दे रहे हैं छोटा सा, समझाने के लिए। जैसे कि मान लो ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दो पोल है, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, तो फोर्स लगता है ना, जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इन टू ई, हम्म। ठीक है, यस। मतलब या फिर मान लो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए मैग्नेटिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड को भी ई लिखते हैं, चलो ऐसे मान लिए एम ई लग रहा है, ठीक। तो क्या हो जा रहा है, एक फोर्स इधर लगेगा प्लस क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और पॉजिटिव चार्ज है, तो एक फोर्स इधर लगेगा प्लस क्यू ई, और एक फोर्स इधर लगेगा माइनस क्यू ई, समझ में आ रहा है ना। यस सर। इस दो तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये टर्न कराने का कोशिश कर रहा है, ऐसे टर्न कर रहा है, क्लियर है बात, ओके ऐसे टर्न सर। कर रहा है, तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स लगता है, एक कपल ऑफ फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक कपल यहाँ पे जनरेट हो रहा है जो कि इसको रोटेट कराएगा। मतलब ये जो बार मैग्नेट है या फिर ये जो डाइपोल है, इट इज ट्राई टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बिकॉज द कपल फोर्स एक्ट्स, यहाँ पे कपल फोर्स एक्ट हो रहा है। इसी को जब हम लोग एक परपेंडिकुलर, ये मान लो पाइवट पॉइंट या फिक्स पॉइंट मान लिए, तो जब लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, उसी को टॉर्क बोलते हैं, टाउ, ठीक है। टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखो, टाउ को डिफाइन करते हैं एफ क्रॉस आर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टॉर्क, क्लियर। यस सर, समझ रहा हूँ। या तो और एक एग्जांपल देख लो, और एक बताते छोटा सा, मान लो कि ये कोई पाइवट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और यहाँ पे एक लाइन हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए, आर परपेंडिकुलर, और यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये एफ है, ठीक। तो एफ ऐसे आप लगाएंगे, आर इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, इसको आर क्रॉस एफ लिखते हैं जनरली, एफ क्रॉस आर की जगह आर क्रॉस एफ सही रहेगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। वेक्टर, ये वेक्टर प्रोडक्ट है एक्चुअली, ये 11th क्लास वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ोगे, ये पढ़े हो तुम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। तो आर क्रॉस एफ लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो देगा टर्निंग फोर्स, टॉर्क। जैसे दरवाजा में हिंज लगा रहता है, तो दरवाजा में टॉर्क लग रहा है, जहां पे हम लोग दरवाजा का हैंडल लगाए हैं और जो हिंज है उससे वो डिस्टेंस ले रहे हो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हैंडल दूर पे लगाते हैं, हैंडल यहाँ पे दूर पे लगाते हैं क्योंकि हम लोग को कम फोर्स लगाना पड़े, क्योंकि डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं तो फोर्स कम हो जाएगा, तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा। या फिर रेंज होता है डिफरेंट साइज का, मान लो डिफरेंट साइज का रेंज होता है, स्क्रू या फिर नट को टाइट करने के लिए ऐसा ऐसा रेंज होता है, क्लियर है बोलो। यस सर, समझ आ गई। ये मान लो रेंज है, तो यहाँ से हम इसको पाइवट पॉइंट है ये नट, इसको हमको क्या करना है, इसको मान लो कि लूज करना है, टाइट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, टर्न मिलेगा, रोटेशन मिलेगा, क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर, इस सर। यस, तो इस चीज को बोलते हैं टॉर्क। तो ओके। चलो ये सब तो हम लोग बताने समझाने के लिए बताए थे, तो हम लोग क्लास का डिस्कशन अलग था, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस पे हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं अभी तक, हम लोग इसमें बहुत कुछ बात कर चुके हैं। एक बार हम बता दे रहे शॉर्ट में क्या क्या बात की है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। तो हम लोग इस पे बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि मान लो, चलो इसे मिटा देते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फिर बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट का हम लोग फील्ड का डायरेक्शन निकाले। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट में डिफरेंस देखे। हम लोग बहुत सारा चीज का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए, जैसे कि किसी लॉन्ग सिलेंडर के लिए जिसपे करंट कैरी कर रहा है, या फिर हम लोग देखे किसी करंट कैरिंग लूप के लिए उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट किए। फिर हम लोग सोलिनॉइड के बारे में पढ़े और देखे सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। हम लोग डिफरेंस किए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट पे किस तरह दोनों में डिफरेंस आ रहा है। साथ साथ हम लोग बहुत सारे यहाँ पे टर्म देखे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी समझे, मैग्नेटिक पोल समझे, पोल स्ट्रेंथ का मतलब समझे, उसका हम लोग यूनिट देखे हैं। इसके अलावा सबको रिवाइज कर लेना, टॉपिक सारा जितना पढ़ाए हैं सारा टॉपिक रिवाइज कर लेना। इसके हम लोग देखे पोल स्ट्रेंथ, ठीक, पोल स्ट्रेंथ का हम लोग यूनिट देखे हैं। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किए, और कुछ कुछ टर्म हम लोग आज डिफाइन करना है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग ससेप्टिबिलिटी वगैरह को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इस तरह हम लोग ओवरऑल इसमें बहुत सारा चीज के बारे में पढ़ाई किए हैं अभी तक। तो जो मेन टॉपिक है इसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, वो बचा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इसमें भी और चीज बताना है, जैसे मान लो कि टॉर्क कैसे लग रहा है उसको थोड़ा समझना है। कि कोई चीज अगर हम लोग, जैसे मान लो कोई हम लोग करंट कैरिंग लूप को या एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रख देंगे, तो किस तरह अलाइंड हो रहा है या रोटेट कर रहा है, उस प्रिंसिपल को समझेंगे। उस प्रिंसिपल से हम लोग को बहुत सारा काम आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग को डायरेक्शन निकालना या फिर किस तरह रोटेट कर रहा है, ये सब का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा, और बहुत सारी चीज को हम लोग डिफाइंड किए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस टॉपिक कहाँ पे खत्म किए थे बताओ तो थोड़ा, तो कोई बताओ प्रीवियस टॉपिक कहाँ पे खत्म किए थे। सर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और उसका एक फॉर्मूला दिए थे वो प्रूफिंग का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हमको याद आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या बताए थे बताओ, रिवाइज करते रहना, क्या होता है बोलो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, ये कॉपी में नोट डाउन करते हो ना जो बताते हैं, कि नहीं? कॉपी में नोट डाउन करते हो कि नहीं बोलो। यस सर। यस सर। क्या यूनिट होगा यस बताओ तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। टेस्ला। वेरी गुड, टेस्ला। और सीजीएस में क्या हो जाएगा, बॉस। गॉस हो जाएगा। 1 टेस्ला कितना गॉस के बराबर आता है? 10⁴ गॉस। यस, 10⁴ गॉस, वेरी गुड। चलो ये देखो पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह पढ़ते रहो, जैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे तो बताना है। अच्छा ये बताओ, क्या हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का बात किए थे? नहीं? चलो आज से हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ, रिवाइज करते रहना तो भूल जाओगे, रिवाइज करते रहना। सवाल वाल हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल जिस तरह आता है थोड़े कंपटीशन एग्जाम्स में, वो सब करेंगे। पहले कुछ टर्म और पढ़ ले तो उसके बाद करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, शायद नहीं किए हैं हम जहां तक मुझे याद है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी जैसे ही बोले इसका मतलब तुमको दिमाग में तुरंत आएगा कि कहीं ना कहीं से हम स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ही है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे तो इंटेंसिटी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक
field refers to the strength of a magnetic field. Strength of a magnetic field. Strength of a magnetic field at a point. ठीक है, ये डिफाइन करती इस तरह कि द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट. मतलब उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, तो उससे हम लोग डिफाइन करेंगे कि उसका इंटेंसिटी कितना होगा. ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं, देखो पहले तुमको बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस तरह होता है के Q1 Q2 आर स्क्वायर, उसी तरह हम लोग मैग्नेटिक फोर्स हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में कि इसको हम लोग लिखते हैं F M1 कोई मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, M2 बाय आर स्क्वायर. एक रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, डिपेंड करेगा पोलैरिटी के M1 M2 का. जहां पे हम इस के को डिफाइन किए थे, क्या इसके टर्म में के को डिफाइन करते 1 बाई म्यू करके, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. और म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिएबिलिटी बोल रहे हैं. म्यू को बोलते हैं परमिएबिलिटी, पहले म्यू के बारे में बताए थे. इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी. म्यू नॉट अगर लेंगे तो परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी. और अगर म्यू नॉट ले लोगे तुम, तो चलो इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कर दो, ऑफ फ्री स्पेस. तो ऐसा कोई कांस्टेंट यहाँ पे माने हैं, मान लो. ठीक है, ऐसा कोई कांस्टेंट माने हैं कि तुम यहाँ पे जस्ट इसको ये करो, कंसीडर करो. तो यहाँ पे एक तब फोर्स हम लोग का क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट, सॉरी 1 बाई म्यू नॉट M1 M2 बाई आर स्क्वायर. ये जस्ट हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे फिर समझा देते हैं. सपोज मान लो कि कोई दो इस तरह मैग्नेटिक चार्ज है या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, उसके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखते हैं. सपोज ये एक मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के चार्ज का, यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है मान लो M2, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है मान लो R. तो यहाँ से बस हम लोग फोर्स को लिखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ से बस हम लोग लिखे हैं. ठीक है, हम लोग यहीं से इसको लिखे हैं. तो हम लोग अब इसके लिए इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहो. यहां से हम लोग इसके लिए इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, F इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट M1 M2 बाई आर स्क्वायर. ये हो गया फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक चार्ज या फिर टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ फॉर द परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो फिर क्या बोले, तुमको बोले थे पहले ही कि ये सीजीएस सिस्टम पे ले रहे हैं. सपोज यहाँ पे वन के को लिखे 1 बाई म्यू नॉट. ठीक है, और परमिएबिलिटी को भी हम लोग सीजीएस सिस्टम में ले रहे हैं. इसको ले रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के सिस्टम में ले रहे हैं सपोज एग्जांपल के लिए. ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ को जनरली हम सीजीएस में ही लेते हैं, तो ये बात भी याद रखना, फील्ड स्ट्रेंथ को जनरली हम लोग सीजीएस में ही लेंगे. फिर यहां से क्या हो जाएगा, अगर मान लो M2 इक्वल टू M हो जाएगा, और M1 को हम लोग सपोज एक यूनिट नॉर्थ पोल मानते हैं, इसको मानते हैं यूनिट नॉर्थ पोल. यूनिट नॉर्थ पोल ऐसा मान लिए, लेट क्या माने कि M2 इज योर M एंड M1 इज सपोज योर यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है M1 का. तो यहां से जो हमारा फोर्स है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सपोज M बाई आर स्क्वायर, मतलब K रहने देना यहाँ पे. ठीक है, ये आ जाएगा M बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, M बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. और यहाँ पे क्या लिखेंगे तब, तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा F इक्वल टू के M बाई आर स्क्वायर. इसी फोर्स को लिख रहे हैं कब, जब हम लोग यहाँ पे तुम्हारा इस M1 को माने हैं M, सॉरी M2 को माने M, कोई भी मैग्नेटिक चार्ज, और M2 को M1 को माने हैं यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल. ठीक है ना, तो यही फोर्स जो होगा इसी H, इसको हम H के टर्म में जब लिखेंगे इसी फोर्स को, तो बोलेंगे H इक्वल टू, सपोज क्या बोलेंगे H इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे H इक्वल टू क्या लिखेंगे,
m/r² लिखेंगे। ठीक है, m/r²। ऐसा क्यों लिखे? अब तुम बोलोगे सर k कहाँ गया, तो देखो k को लिखते हैं 1/μ0, और एयर पे इसका वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं। सपोज μ0 को अभी हम लोग कितना मानते हैं, 1 मान लेते हैं, या μ0 की जगह तुम एक म्यू ही कर दो, सही रहेगा हर जगह। ठीक है, इस म्यू को सपोज 1 मान लेते हैं। ये 1 हो जाएगा किस में, सीजीएस यूनिट में। इस म्यू का वैल्यू 1 होता है इन सीजीएस, इन सीजीएस यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जैसे एसआई सिस्टम होता है, सीजीएस होता है, तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट के का 1 मान लिए, तो यहाँ पे एच को डिफाइन किए कैसे, एच इक्वल टू m/r²। एच इक्वल टू हो जाएगा m/r²। इस चीज को बोलेंगे हम लोग, अगर डिराइव नहीं भी करोगे कोई जरूरत नहीं इस क्लास में, लेकिन बस टर्म सब समझना। कभी एनटीएससी का सवाल सब रहता है अगर यूनिट निकालने में, तब सुविधा होगा। खैर इतना डेरिवेशन तो नहीं 10th में उतना देगा कोई, लेकिन हाँ सीखना है। इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट होगा तो पूछते रहना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैन बी डिफाइंड एज ठीक, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। डेफिनेशन से भी याद रख सकते हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 1 है, इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, यानी कि वैक्यूम में है। इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम मतलब वैक्यूम में है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब मीडियम मतलब वैक्यूम पे है ना, कोई मीडियम नहीं उनके बीच में। तो इस तरह डिफाइन करेंगे। और एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, यही चीज, के का वैल्यू 1/4 हो जाएगा एसआई में। तो एसआई में के का वैल्यू होता है 1/4 पाई। ये कैलकुलेशन से आता है, इसके लिए घबराना मत कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं सर आप, के कभी 1/4 पाई, कभी कुछ। एक्सपेरिमेंटल टर्म है ये सब। तो एसआई में के का लिखेंगे 1/4 पाई इन एसआई सिस्टम। ठीक है, और एसआई सिस्टम में एच का जो यूनिट है, एच का जो यूनिट है वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर इनवर्स। पहले भी बताए हैं, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, सॉरी, हाँ मीटर इनवर्स ही होता है, एम्पियर पर मीटर इनवर्स ये होता है तुम्हारा एच का यूनिट एसआई पे, एसआई में, एसआई यूनिट पे। ठीक है, एसआई सिस्टम पे। और के को 1/4 पाई लिख देंगे एसआई में। तो एसआई सिस्टम में एच को लिख दो, तो क्या हो जाएगा, इन एसआई सिस्टम। तो इसको बस याद रखना, एच इक्वल टू आ जाएगा m/4 पाई r²। सॉरी r², यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं, वो हो जाएगा एसआई सिस्टम पे। सर हाँ सर एक बार ऊपर करेंगे। हाँ कर दे रहे हैं, एक सेकंड इसको लिख के हम कर दे रहे हैं ऊपर। ठीक है, देखो देख लो, फिर से बता दे क्या। सर यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एफ और एच एक ही चीज हुआ ना? एफ और एच एक ही चीज हुआ, लेकिन कब हुआ, जैसे कि सीजीएस के टर्म में जब डिफाइन कर रहे हैं ना, तब हम लोग एफ एक ही चीज हुआ। लेकिन फोर्स में देखो, फोर्स को यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन लगाए, थोड़ा कैलकुलेशन या कुछ कंसीडर किए हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, है ना, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फॉर यूनिट नॉर्थ पोल। तो यूनिट नॉर्थ पोल का ही फोर्स को तुम बोल सकते हो कि हाँ चलो इंटेंसिटी है, ऐसा बोल सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफाइंड किए कि द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। तो ये टर्म तुम्हारा छोड़ दोगे, तुम्हारा पूरा डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो तुमको ये वाला तो बोलना ही पड़ेगा ना यूनिट नॉर्थ पोल के लिए, और ये भी बोलना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, क्योंकि यहाँ पे म्यू का वैल्यू 1 है सीजीएस में, इसीलिए। क्लियर है? यस सर। इसको लिख लियो, नोट डाउन कर लियो क्या? यस सर। अच्छा, कोई नहीं किया तो बताना, यहाँ तक किए हो पूरा? बोलो। यस सर। अच्छा ठीक है, तो चलो इसको नोट में फाइनली एक नोट लिख लो यहाँ पे, नोट 1 नोट 2 करके, ताकि पूरे का कंक्लूजन तुमको याद रहे। तो याद रखना कि तुम्हारा ओस्टेड सीजीएस सिस्टम, इसका एच का जो सीजीएस यूनिट है, एच मतलब वही
तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, H का मतलब वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो H का जो CGS यूनिट है वो हो जाएगा ओस्टेड, ठीक, साइंटिस्ट के नाम पे जो हम लोग देखे थे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड हो जाएगा। और जो SI है वो हो जाएगा एम्पियर। SI अगर होगा, इसका SI यूनिट ये क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर, ये हो जाएगा। इसका और एक नाम है, याद रखना, इसका और एक नाम, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही है, इसका और एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर छोड़ो, इसका और एक नाम नहीं, उसको हम लोग अभी ये नहीं करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वो। अभी इतना ही याद रखना, ओस्टेड है और एम्पियर मीटर इनवर्स है, यही याद रखना। हेनरी उनरी का बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका फिर अलग टर्म एक आ जाएगा। चलो इतना तो क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब फाइनल और एक बात यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे अभी तक का लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग बोल रहे हैं बोथ एच को अभी डिफाइन कर दिया और उसके पहले बी किए थे प्रीवियस क्लास में, बोथ एच एंड बी रिप्रेजेंट, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, दोनों रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बीइंग, डिफरेंस क्या है देख लो, डिफरेंस क्या है यहाँ पे बता दे रहे हैं, डिफरेंस क्या है कि दैट एच इज इंडिपेंडेंट, डिफरेंस ये है कि एच जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक, एच किसका इंडिपेंडेंट है, एच इंडिपेंडेंट है मीडियम का। देखो यहाँ पे क्या बोले थे, एक डेफिनेशन में तुमको याद होगा, अभी तुम जस्ट पूछे थे, मीडियम को शॉर्ट में लिख दी। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म का भी यूज किए हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एच को डिफाइन करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही तुमको बी और एच का डिफरेंस बताता है। क्योंकि देखो पिछले क्लास में तुमने बी पढ़ा होगा, तो तुमको अगर याद होगा फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन किए थे, तो बी इक्वल टू एफ बाई एम आया था, या बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर आया था। बी क्या आया था हम लोग का, यही आया था ये म्यू नॉट बाई 4 पाई एसआई में, और एम बाई आर स्क्वायर आया था बी का वैल्यू। और एच कितना अपने पास, एच एसआई में आ गया बस ये वाला, बस म्यू नॉट का अंतर यहाँ पे है, एच में क्या आ गया एम, देखो म्यू नॉट नहीं है क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू 1 है। सब लोग होपफुली समझ रहा होगा, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, मतलब ये सब बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट बहुत इजी वे में समझना है। एच इतना आया, तो डिफरेंस क्या चीज का दिख रहा है, बस म्यू नॉट का, ठीक है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे मिला, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अच्छे से लिख लो, कहीं भी डाउट है तो पूछो, एक बार देख लो सारा कुछ, प्रीवियस क्लास का नोट्स हमेशा लेके बैठा करो जब भी पढ़ने बैठते हो, ताकि कुछ पूछना होगा तो रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा कहीं भी डेरिवेशंस में तो एक बार पूछ लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कोई सी भी तरह का डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तो डिफाइन कर लिया, अब हम लोग को मोमेंट डिफाइन करना है, और थोड़ा बहुत हम लोग को कुछ सवाल ववाल देखेंगे फिर कुछ कुछ बनाने के बाद फिर, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा इसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ऊपर कर दे स्क्रीन, बोलो स्क्रीन ऊपर कर दे, क्या बोलो, क्षितिज, शुभम, सनी, ईशान, प्रिया, दीक्षा, बोलो स्क्रीन ऊपर करे, लिख लिए हो, यस सर। ठीक है, ओके ओके। पता ना कुछ पूछेंगे तो आंसर देना है, तुमको समझ में नहीं आता है कि क्लास कर रहे हैं कि चले गए हैं छोड़ के, ठीक है, आंसर देते रहना, ठीक है। चलो देखो आगे, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट,
ठीक है, इसको लिखते हैं कैपिटल एम। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो अभी जैसे कि उसको टॉर्क समझा रहे थे शुरू में, जिन्होंने पूछा था टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो देखो उसमें हम एक टर्म यूज किए थे डाइपोल करके, चार्ज के लिए। उससे मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। तो क्या होता है, मान लो एक बार मैग्नेट है और इसका लेंथ मान लो एल है, ठीक। तो तुम जानते हो ऑब्वियसली कि बार मैग्नेट में दो चार्ज रहेगा, दो पोल स्ट्रेंथ रहेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। तो दो पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम से दिखाते हैं। सपोज यहाँ भी एम और यहाँ भी एम। एक का पोलैरिटी पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे बोल सकते हैं मान लो, ठीक। समझाने के लिए लिख रहे हैं तो इसमें टेंशन मत लेना, ये पोलैरिटी है या पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो डाइपोल कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक पोल को, हम लोग बोलेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर मान लो कि ये ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन बोलने का मतलब इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, और डिस्टेंस को हम 2l कर लिए, तो यहां से यहां तक का इक्वल डिस्टेंस l हो जाएगा, और यहां से यहां तक का इक्वल डिस्टेंस l हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस ले लेना, दो पोल के बीच में से 2l है, इनटू मैग्नेटिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, जो मिलेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जो भी मैग्नीट्यूड मिलेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट m। क्या बोले, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक मोमेंट। चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये सब तुम्हारा क्लास 12 तक काम आ जाएगा, अच्छे सीख लो। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग द मैग्नेटिक मोमेंट, the magnetic moment of a bar magnet is given by the product of its length, given by the product of its length ठीक है ना, and pole strength, and pole strength। तो मान लो कि मैग्नेट का लेंथ 2l है और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m है, तो हम लोग क्या लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, ऐसा से लिख सकते हैं। तो ऐसा मान लो है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, इसको लिख देंगे हम लोग 2l, मतलब इसका लेंथ इनटू जो मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका हो जाएगा दिखिए रहा तुमको यहाँ से, m का यूनिट तुमको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बता चुके हैं, और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं ए एम स्क्वायर, ठीक। तो ये मोमेंट का यूनिट हो गया। तो बहुत सारा टर्म हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, सभी का यूनिट, सभी का डेफिनेशन और सभी का तरीका जो है लिखने का, उसको याद रखना है, ठीक है, ये सब काम आएगा। अच्छा, तो अब जैसे हम लोग कुछ बात करते हैं कि मैग्नेटाइजिंग थ्योरी का, जो मैग्नेट है उसकी कुछ थ्योरी का बात करते हैं, ठीक है, कि किस तरह मैग्नेटिज्म हो रहा है या उसका थ्योरी क्या है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ये सब खत्म करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आएंगे, जो तुम्हारा तुम्हारा 10th का सिलेबस है एनसीईआरटी में, या फिर कि साइड बुक में मिलेगा, ईएमआई वगैरह, फिर बहुत सारा डिवाइस पढ़ना है, मोटर वोटर कुछ कुछ है, ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। तो देखो
origin ऑफ मैग्नेटिज्म। ओरिजिन क्या है मैग्नेटिज्म का? इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है ना? ये एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मेजर ड्रॉबैक निकाला गया थ्योरी पे। इसके पहले जो भी हम लोग एक मैग्नेटिज्म का थ्योरी आया था, उसको उसका नाम था इविंग्स थ्योरी। इविंग एक साइंटिस्ट का नाम है। इसके पहले एक थ्योरी आया था, उसका नाम है इविंग थ्योरीज, इविंग्स थ्योरी। मतलब मॉडर्न के पहले, जैसे मान लो मॉडर्न थ्योरी आया था, उसके पहले भी कोई किसी साइंटिस्ट ने मैग्नेटिज्म का एक थ्योरी प्रपोज किया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम था इविंग्स और थ्योरी का नाम था इविंग्स थ्योरी। तो इविंग्स थ्योरी को का थोड़ा कुछ ड्रॉबैक था, इसका कुछ मेजर ड्रॉबैक था। जैसे मान लो तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो क्या देखते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का, मॉडल्स का डेवलपमेंट होता गया। पहले आया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, फिर थॉमसन मतलब मॉडल है, जो भी है थॉमसन मॉडल वही है, फिर तुम्हारा आया रदरफोर्ड, फिर आया बोर्स। इस तरह का चलता गया। उसी तरह साइंस का नियम है थ्योरी में बदलाव या फिर थ्योरी में डेवलपमेंट। ठीक। तो जैसे कोई भी साइंटिस्ट जो है वो, उनका कोशिश रहता है कि जो भी प्रीवियस थ्योरी उसको ड्रॉबैक निकाले और उसको क्या करे, अ, उसका एडवांस थ्योरी को प्रपोज करे। ठीक है। तो इसी तरह इविंग का जो थ्योरी था ना, वो कुछ ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक यह था कि एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका? जैसे कुछ मैग्नेटिक, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्यों कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे मान लो कि आयरन, या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ऐसे हो गया तुम्हारा वुड। ठीक। ये सब एक छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करे या ना करे, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब इज आयरन और एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज बिहेव लाइक अ टीनी मैग्नेट और नॉट, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बता नहीं पाया कि किस तरह हम लोग किस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खराब है। जैसे तुम अभी जानते हो कि आयरन इज मतलब आयरन जो आराम से मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, बट यही अगर तुम कुछ और मटेरियल लेके आओगे, मान लो एल्यूमिनियम लेके आओगे, या फिर मान लो कुछ और लेके आओगे, रबर लेके आओगे, तो ऑब्वियस सा बात है, या मान लो प्लास्टिक लेके आओगे तो वो नहीं चिपकेगा मैग्नेट के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका विस्तार से जानकारी इविंग्स के थ्योरी में नहीं दे पाया। तो इसके लिए क्या बना, मॉडर्न थ्योरी बना, इसकी वजह से कि वो सब मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइंड कर पाए। जैसे मान लो तुम लोग अभी 7 स्टूडेंट क्लास, 6 स्टूडेंट क्लास कर रहे हो, है ना? तो सभी का कुछ अपना अपना एलिजिबिलिटी है। जैसे सब लोग क्लास कर रहे हो, सब लोग पढ़ने बहुत अच्छे हो, स्कूल जाते हो, अच्छा मार्क्स लाते हो, बट किसी का कुछ ना कुछ में स्पेशल कैरेक्टर भी होगा, मतलब स्पेशल कुछ अपना नॉलेज होगा। किसी चीज में हो सकता है कि फिजिक्स बहुत अच्छा हो, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, या फिर तीनों बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग को कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसी तरह कौन सा मटेरियल अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, कौन सा मटेरियल खराब प्रॉपर्टी मतलब ठीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, इन सब को डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू नो द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हम लोग को इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि इविंग ने नहीं बता पाया। ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक यही है। हम इसको लिखाएंगे नहीं, बस समझा दे, याद रखना अच्छे से। तो बस थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो पहला इसको याद रखना, फेल टू एक्सप्लेन। ये क्या एक्सप्लेन करने में फेलियर रहा? फेल टू एक्सप्लेन कि वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटिक, वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, substance, substance like iron, ठीक है, behave like tiny magnet, behave like tiny magnet, छोटा सा मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। magnet, while those of non-magnetic substance like wood do not behave,
तो अब देखो तुम बोलोगे सर छोटा सा आयरन का टुकड़ा कैसे मैग्नेट से बिहेव करेगा, करता है, क्यों करता है वही बताते हैं। जैसे उसमें भी हल्का सा मैग्नेटिक का जो कैरेक्टर है, मैग्नेटिज्म का कैरेक्टर दिखेगा छोटे से टाइनी मैग्नेट्स में भी, हल्का सा भी उसको अगर हम लोग मान लो तुम्हारे पास पता नहीं हो सकता है छोटा जो पेपर पिन होता है ना, तुम पेपर पिन को मैग्नेट पे रख के छोड़ दो 1 घंटा के लिए, फिर देखना वो पेपर पिन बहुत देर तक तुम्हारा दूसरा मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा, लोहा से अट्रैक्ट करेगा। या फिर ब्लेड जो होता है, ब्लेड को भी तुम पतला सा छोटा सा ब्लेड लेके उसको भी तुम किसी मैग्नेट के कांटेक्ट पे रख दो, फिर हटा दो, फिर वो भी थोड़ा सा कुछ देर के लिए मैग्नेट सा बिहेव करेगा, तो इंड्यूस कर लेता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसलिए टीनी मैग्नेट्स, टीनी आयरन्स, सब्सटेंस लाइक आयरन बिहेव लाइक अ टीनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट की तरह काम करता है, छोटा सा आयरन का टुकड़ा बिहेव लाइक अ टीनी मैग्नेट। तो इस बात को इविंग ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन दिस वर्ड प्रॉपर्ली, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके लिए हम लोग को मॉडर्न थ्योरी पे जाना पड़ा। ठीक है, अब मॉडर्न थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी का मतलब है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलता है, मॉडर्न थ्योरी जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनो, मॉडर्न थ्योरी जो है, मॉडर्न थ्योरी वो क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है इस चीज को कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, व्हाई दिस हैपन, इस चीज को मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन करता है। समझ में आ गया, हम लिखे नहीं उसको और एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है या फिर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, हम लोग को पता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है राउंड द न्यूक्लियस, सबको पता है ये बात, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। और क्या होता है, वो रोटेट करते रहता है और इसका खुद का स्पिन एक्सिस होता है। तो कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है, ऐसे बोल सकते हैं, रिवॉल्व करता है, रोटेट नहीं, रिवॉल्व करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रिवॉल्व करते रहता है। ठीक, तो इसमें खुद का अपना एक स्पिन होता है, इस इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, स्पिन मतलब जानते हो, खुद खुद एक स्पिन टाइप का होता है इसमें। ठीक है, तो एक्सिस, अपने एक्सिस के थ्रू इस तरह ये स्पिन करता है। मान लो ये एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह स्पिन करता है ये, इट्स लाइक स्पिनिंग, इस तरह ये स्पिन करता रहता है। समझ में आ रहा है? फिर एक लैंग्वेज बता देते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है जो ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है ना, रिवॉल्विंग ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते रहता है, और सभी के पास एक स्पिन होता है। ठीक, सभी के पास एक स्पिन होता है। समझ में आ रहा होगा, सभी के पास स्पिन होता है, स्पिन मोशन होता है अपने एक्सिस पे। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, ये तो पता है सबको। तो ऑर्बिटल स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगा और करंट को प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्वमेंट की वजह से क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है स्पिन की वजह से। तुम समझो, थोड़ा इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पे, रिवॉल्व करते करते स्पिन भी कर रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि करंट मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो करंट मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड टू करंट। तो इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से हर एक एलिमेंट का में, मतलब कुछ कुछ सर्टेन एलिमेंट्स पे, जिस तरह आयरन हो गया या फिर कुछ समथिंग इस तरह का एलिमेंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इवन अर्थ पे भी मिलता है, हम लोग बताए थे, अर्थ इज बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। ठीक, तो अब बात करते हैं आयरन के लिए। फॉर एग्जांपल, सारा बात दिमाग में रखना। हाँ, फॉर एग्जांपल देखो, इन सबको रिवाइज करना अच्छे से घर में एक बार। ठीक है, एग्जांपल क्या बोले, से आयरन है मान लो Fe, उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा मॉलिक्यूल्स का, वो जीरो नहीं होता है। इस पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है मॉलिक्यूल का इज डू नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट आयरन पे। ठीक, बताए थे आयरन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसीलिए मैग्नेटिक नेचर का होता है। देयरफॉर ये क्या होता है, इट इज मैग्नेटिक इन नेचर। तुमको कभी कोई पूछे कि ये बताओ आयरन क्यों मैग्नेटिक नेचर का होता है, तुम एक आंसर दोगे इस वे में
कि आयरन में जो होता है उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता है। इसी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम जो हम लोग डिफाइन किए, इसी वजह से आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है या फिर नेचर में मैग्नेटिक होता है। ठीक है ना, बार मैग्नेट वगैरह सब आयरन से ही बनाया जाता है या सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन कोर रखा जा रहा है। और देखिए अगर तुम एग्जांपल लोगे लकड़ी का, वुड का, वुड, तो ये एक बहुत, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं बनेगा कभी। ठीक है, कभी लकड़ी से मैग्नेट नहीं बनता है, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ये। तो यहाँ पे क्यों है ये? क्योंकि इसका तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो आता है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो जीरो आता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं कि wood is a behave like a non-magnetic because it is a magnetic moment zero, and the electron is iron is behave like a ये your magnetic material because it has a some magnetic moment। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी को बोलते हैं मॉडल इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन को देखते हुए डिसाइड कर रहे हैं विच इज मैग्नेटिक और विच इज मैग्नेटिक नॉट। बट इविंग जो थे उन्होंने इतना इलेक्ट्रॉन थ्योरी को डिस्क्राइब नहीं किया, बस एक थ्योरी दे दिया था हाँ मैग्नेट कुछ है ऐसा समथिंग। ठीक है ना, बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Yes, I have a doubt. हाँ बोलो। सर ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो लेंथ एंड थोड़ा सा वो लेंथ होता है और पोल स्ट्रेंथ वो वो प्रोडक्ट बार होता है। मैग्नेट के ले रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, हाँ समझ रहे हैं। हाँ तो सर आयरन जो होता है सर उसका मतलब पोल स्ट्रेंथ सर सोडियम भी रिवॉल्व करता है और उसका भी इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक्चुअली सर वो पोल स्ट्रेंथ वो समझ नहीं आया कि वो मैग्नेटिक मोमेंट देखो वो जो तुम मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया ना, पोल स्ट्रेंथ टू लेंथ, वो बार मैग्नेट के डिफाइन किया। ठीक है, किसी बार मैग्नेट के लिए। अब देखो इसमें से बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो रिवॉल्व हो रहा है साथ में उसका स्पिन है, हम अभी स्पिन का बात कर रहे हैं, तो स्पिन का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है प्लस हाफ माइनस हाफ करके। यस सर। स्पिन की वजह से खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मतलब स्पिन जो होगा ना, स्पिन का बात यहाँ, हाँ ये सब थोड़ा हाई लेवल का चीज है, हम बता दे रहे हैं। तुम ऐसे पढ़ोगे हायर क्लास में जरूर पढ़ोगे, इतना भी समझने की कोशिश करो बस ये कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी को कैसे समझेंगे। स्पिन हैज मैग्नेटिक मोमेंट, इसको याद रखना कि स्पिन के पास अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे प्रोटॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है कि नहीं, तो स्पिन जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मान लो कुछ स्पिन हो गया, तो इस तरह क्या हो जाएगा कि किसी भी स्पिन के पास खुद का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सो नेचुरली, हाँ नेचुरली मतलब देखो वो डिपेंड करेगा तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या बताओ? नो सर। तो जैसे आयरन, अब उसका आयरन का स्ट्रक्चर अलग है, लकड़ी का अलग है, रबड़ का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, पता है मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक, इसको अच्छा नोट डाउन करना। इसका मतलब बोल रहे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये वर्ड अगर हम नहीं लिखे इसको तुम समझो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये है। मान लो तुम बार मैग्नेट का मत समझो ऐसे, तुम समझ जाओ कि इनमें क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। ये क्वांटम मैकेनिक्स करके एक चैप्टर होता है जो कि बहुत हाई लेवल में पढ़ा जाता है, उसमें उसी समय एक्सप्लेन करते हैं। बहुत थोड़ा टफ वाला चीज है बट हम बताने की कोशिश करते हैं, समझो। ये क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पार्टिकल फिजिक्स में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का बात करते हैं। तो स्पिन के कॉज की वजह से मोमेंट आ रहा है, स्पिन की वजह से ये मोमेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसी वजह से तुम्हारा इसमें जो है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक नेचर का है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन का अगर बात करेंगे, ठीक है, या फिर किसी और, तो क्या होता है कि एक स्पिन अप होता है, एक स्पिन डाउन होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज करेगा इसके एक्सिस पे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन का एक डायरेक्शन है पर्टिकुलरली, तो उसको बोलेंगे स्पिन अप। या अगर जब काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, इसका रोटेशन का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो उससे हमको क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर हम लोग को स्पिन अप स्पिन डाउन इस तरह कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक, तो बहुत डिटेल्स में तो बात नहीं कर रहे, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा अभी इस लेवल पे,
बस इतना याद रखना, 2 पॉइंट बस याद रखना, अगर तुमको बस दिमाग में इतना याद रखना, बाद में इसको पढ़ोगे। एक टर्म है क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो कि बहुत हाई लेवल में पढ़ने का चीज है, इवन नॉट 11th-12th, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। क्वांटम मैकेनिक्स में इन सब का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन रहता है। बस इतना याद रखना कि कोई भी स्पिन थ्योरी से अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इतना देखेंगे उसमें नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 है या नहीं है। अगर नेट मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट 0 है तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। अगर नेट मैग्नेटिक स्पिन 0 नहीं है तो वो मैग्नेटिक नेचर होगा। अब नेट मैग्नेटिक स्पिन आता है कैसे? एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक्सिस के अराउंड, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन के अराउंड, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड, और साथ साथ वो अपने एक्सिस की तरफ रोटेट भी कर रहा है, इसकी वजह से स्पिन डेवलप हो रहा है। अब उसी में अगर नेट स्पिन मोमेंट 0 है तो मैग्नेटिक नेचर का होगा, नेट 0 नहीं है तो नेट 0 है तो मैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा, और नेट 0 है तो मैग्नेटिक नेचर का होगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये लॉजिक है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये इविंग थ्योरी, हाँ बोलो। सर मींस कोबाल्ट निकल सब ये नेचुरली इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, बस हाँ, ये कोबाल्ट निकल, यस, मैग्नेटिक नेचर का होगा। इसीलिए तो उसको आगे हम लोग देखो डिस्क्राइब करें, तुमको फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे अभी लिख रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कि किस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म कौन सा सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिज्म कौन सा सब्सटेंस है, तब तुमको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके सर। ठीक है, चलो तो आगे देखो। बोलते बोलते थक जाते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? कभी कभी रुक जाएंगे तो सोचना मत नेटवर्क चला गया, हम बोल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा क्लासिफाई कर रहे हैं अब, या उसके पहले और कुछ टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। अब जैसे तुम्हारा सवाल था कि सर निकेल कोबाल्ट इस तरह का चीज क्यों नेचुरल मैग्नेट होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी कैटेगराइज कर दिया गया कि कौन सा सब्सटेंस नेचुरल मैग्नेटिक होगा, कौन सा सब्सटेंस नेचुरल मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, या कौन सा कर सकता है अगर हम लोग एक्सटर्नल कुछ फील्ड लगा दे। इसी हिसाब से हम लोग फिर आगे सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज आर द 3 काइंड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेशन क्या है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना, छोटा सा लिख देते हैं यहां शॉर्ट में। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट ठीक पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट कितना आ जाएगा? जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का था एम्पियर मीटर स्क्वायर पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या बचेगा इसका? इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर इनवर्स। इसको आई से नोट करेंगे, आई। पर वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे मान लो कि तुमने कोई बार मैग्नेट बना दिया, तो उसके पर वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी बहुत सारा टर्म है, कंफ्यूज मत करना, घर में पढ़ाई करना पड़ेगा इस सबको एक बार अच्छे से क्लास के बाद, तभी दिमाग में बैठेगा। फिर है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो इसको हम समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग काई से नोट करते हैं, काई है एक्स जैसा, इसको बोलते हैं ग्रीक अल्फाबेट में काई। ठीक, देखो ससेप्टिबिलिटी का मतलब समझो, जैसे मान लो कि तुम लोग अभी क्लास 9 में हो, ठीक है, तो तुम लोग सपोज अभी एनटीएससी के लिए एलिजिबल हो, या फिर तुम फिजिक्स ओलंपियाड के लिए एलिजिबल हो, या फिर तुम्हारा खुद का एलिजिबिलिटी है कि तुम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, या फिर तुम एक नॉलेज मतलब फिजिक्स में बहुत सारा सवाल को बना सकते हो, तुम एलिजिबल हो। इसी एलिजिबिलिटी को बोलते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेट का जो एबिलिटी, तुम्हारा एलिजिबिलिटी को हम तुम्हारा एबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेट का जो एबिलिटी हो है, ठीक है, उस एबिलिटी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या चीज का एबिलिटी? मैग्नेट का एबिलिटी ये कि वो कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो सके किसी मीडियम पे, इस चीज को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको लिख देते हैं, इट इज द मेजर
it is the measure of capacity, it is the measure of capacity of medium ठीक है, to get magnetized, कितना कैपेसिटी है मैग्नेटाइज होने के लिए, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं ससेप्टिबिलिटी, समझ में आ गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्चुअली ससेप्टिबिलिटी क्या आता है पता है, ये रेशियो होता है इंटेंसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का, ये रेशियो होता है, ये भी याद रखना। डिफाइन नहीं कर रहे, बोल दिया बस ओरली। इसको तुम्हें डिफाइन करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब देखो जैसे मान लो सॉफ्ट आयरन लिए एग्जांपल के लिए, या आयरन लिए, सॉफ्ट आयरन लिए, इसका ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होगा, इसका ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होगा, हाई इंक्रीज, हाई दिखा रहे हैं ऐसे। आयरन का ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा ये, तुम बस मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा। आयरन को तुम मैग्नेटिक रख के छोड़ दो, देखना 10 मिनट बाद कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना। बट वही तुम्हारा कोई मान लो कि वुड ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, तो कभी मैग्नेटाइज करेगा ही नहीं, तो उसका ससेप्टिबिलिटी बहुत कम। और एक बात याद रखना, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि रेशियो है एक, इट इज अ रेशियो, ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। बोलो समझ में आ गया यहां तक? रिप्लाई करो। यस सर। सभी को समझ में आ रहा ना? बोलो और yes, कोई? sir. ठीक है, यस सर। पूछना डाउट होगा तो, और टर्म सबको देखना घर में। इतना याद रखो ना, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना कैपेसिटी है उसका कि इजीली मैग्नेटाइज हो सके। तो आयरन ऑब्वियसली इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। कोई सवाल तो पूछो, नहीं है? ठीक है। अच्छा एक और टर्म रिटेंटिविटी लास्ट बता देते हैं, ये सब टर्म देकर डरना मत, ठीक, इसको पढ़ना है बाद में, अभी 10th में तो नहीं पढ़ना है लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं। एनसीईआरटी में जितना है उतना तो बहुत कम है, तो उसको तो पढ़ोगे ऑब्वियसली तुरंत हो जाएगा, बट सब टर्म भी याद रखना क्योंकि तुमको अच्छे से पढ़ोगे ओलंपियाड में ताकि काम आए। कोई अच्छे से किताब से या कहीं से क्वेश्चन बनाओगे पैकेज से, तो सब टर्म का अगर यूज आएगा तो डरना मत, देखना सॉल्व करना। तो रिटेंटिविटी का मतलब क्या होगा याद रखो, जैसे मान लो तुमने पेन ड्राइव तुम यूज करते हो, या फिर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी डिवाइस यूज करते हो, मेमोरी चिप यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें तुम क्या देखते हो, मेमोरी को स्टोर करके रखता है, यानी कि रिटेन करके रखता है। तुम जितना उसमें मान लो 2 GB 4 GB कुछ भी डेटा इंस्टॉल कर दियो, तो इट विल रिटेन योर डेटा, ये तुम्हारे डेटा को रिटेन करके रखेगा, ठीक। इसी चीज को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल का, इसलिए हम लोग पेन ड्राइव में मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी of magnetic material it is a property of magnetic material by virtue of which it retain its, सिंपल सा डेफिनेशन, it retain its, जो बोले हिंदी में उसी को लिख दिए बस, रिटेन लिख दो, इट विथ रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करके, ठीक। इट्स रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख दिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फील्ड, रिमूवल ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। H एग्जाम्पल के लिए तुमने किसी छोटा सा पेपर पिन को एक मैग्नेट के साथ रख दिया, और जब उस उस मैग्नेट को हटा दिए, पेपर पिन को भी हटा दिए, तो पेपर पिन क्या किया, उस मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया अपने अंदर। अब तुम उस मैग्नेट को हटा दोगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तुमने ऐसा कोई मैग्नेट लिया और ऐसा छोटा सा पेपर पिन लिया,
अब दोनों को कांटेक्ट कर दिया। अब क्या किया, कुछ देर के बाद इस मैग्नेट और पेपर पिन अलग अलग कर दिए हो। चलो पेपर पिन तुम्हारे पास ऐसा मिल गया मान लो। अब ये पेपर पिन क्या करेगा ना, अब ये पेपर पिन दूसरे चीज को अट्रैक्ट कर लेगा, कुछ मतलब बहुत देर ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखेगा, रिटेन करके रखेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं रिटेंटिविटी। समझ में आ गया? चलो एक बार रिवाइज कर लो सारा चीज। हम 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं तब तक। अब रिवाइज करो, सारा कुछ देख लो, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी टर्म में। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो स्क्रीन, कॉपी में जो लिखे हो एक बार देख लो। 5 मिनट हम ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है? 3 मिनट ब्रेक दे रहे हैं, देख लो। ठीक है, देख देख रहे हैं ना सब लोग? रिवाइज कर रहे हैं ना जो जो पढ़ाई किए हैं? बोलो। यस। कोई भी डाउट कहीं पूछना है किसी को तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। ईशान, प्रिया, दीक्षा, क्षितिज, शुभम, और कौन है? सनी। हाँ बोलो ईशान। नहीं है सर, नहीं है। नहीं है, ठीक। ठीक है चलो, अच्छा बात है, इनको रिवाइज करते हैं ना। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, बात करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्लासिफिकेशन मेटल्स मटेरियल का छोड़ देंगे अभी, और हम छोड़ देंगे 5 मिनट में, छोड़ देंगे 5 या 7 मिनट में, क्योंकि क्लास बहुत सारा क्लास ले रहे हैं सुबह से, और तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरा पढ़ के रखना अच्छे से। देखो न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जितना फॉर्मूला पढ़े उससे रिलेटेड। और ऐसे 10th लेवल में तो न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, इसलिए बहुत थियोरेटिकल टाइप का है, इसलिए इस पे थ्योरी ज्यादा है। बट हाँ, हम लोग ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल बनाने का, करेंगे आगे। जितना फॉर्मूला पढ़े हैं फील्ड स्ट्रेंथ ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और दिखाएंगे थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हम पिछले 1-2 क्लास होने दो, उसके बाद हम ना एक पीडीएफ लेके आएंगे। जैसे मान लो कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह का सवाल आया था, कोई फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर में या तो एनटीएससी में, तो उस तरह का सवाल हम ले आएंगे इस चैप्टर का, तो देखेंगे तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यही तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। ठीक है, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लास 12 में फिर से इसको पढ़ोगे तुम डिटेल्स में। 3 तरह का सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब फेरो मतलब जैसे कि अभी कोई पूछे थे कुछ देर पहले, किसी ने पूछा था कि जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, बिल्कुल सही था, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, फिर निकेल हो गया, फिर इस तरह का कुछ और भी। ठीक है, और ईटीसी करके लिख देते हैं, और भी कुछ कुछ होता है। ये सब हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियस सा बात है जीरो नहीं होगा, और ये इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है। ठीक है, और एक मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी को शो करता है। इसको डिटेल्स में देखेंगे हम लोग कि, और भी पढ़ेंगे इसका थ्योरी की कैसे ये हो रहा है, 2-3 पॉइंट इसमें लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर पैरामैग्नेटिक में हम लोग एग्जांपल के लिए देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि बहुत सारा मटेरियल्स है,
जो क्या करता है, जो तुम्हारा कुछ अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। या तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी उसका बहुत स्मॉल है, बहुत कम एलिजिबल है, बट थोड़ा बहुत है। इसका तो बहुत हाई है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी इज वेरी हाई, एलिजिबिलिटी इसका थोड़ा मॉडरेट होता है, मतलब ये कर सकता है, करेगा नहीं, बट हाँ किसका बात करें, डायमैग्नेटिक का बात करें, सॉरी पैरा लिख दिए थे, यहाँ पे डाय का बात करें। इसका क्या हो जाएगा, इसका ससेप्टिबिलिटी थोड़ा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कम रहता है, पॉजिटिव रहेगा बट स्मॉल रहेगा, इसका स्मॉल रहेगा बहुत, काई का वैल्यू ये बहुत स्मॉल रहेगा, और स्मॉल के साथ साथ पॉजिटिव भी रहेगा। तो तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में क्या हो जाएगा ना, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ रिजल्ट मिलेगा, या फील्ड में अगर रख देंगे तो हो सकता है थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाए, उतना आसानी से नहीं हो पाएगा, इतना फेरोमैग्नेटिक होता है, लेकिन तब भी होगा। इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लैटिनम, क्रोमियम, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया, क्रोमियम, ठीक है, प्लैटिनम, ये है पैरामैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक का, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इसका है, इसका एग्जांपल है पैरा का, ठीक, और ये पैरा का ही बात कर रहे थे, इसको डिटेल्स में हम लोग फिर देखेंगे। ये दोनों पैरा का बात की हम लोग, ये दोनों पैरा के लिए किए। और डायमैग्नेटिक में क्या बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिक मतलब जिसका तुम्हारा म्यू आर बहुत कम है, मतलब जिसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि ये एलिजिबल नहीं है खुद से मैग्नेटाइज होने के लिए, ये बिल्कुल मैग्नेटाइज नहीं होगा, जैसे कभी नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हम लोग कुछ कुछ लेते हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका ससेप्टिबिलिटी बिल्कुल नेगेटिव है, इट हैज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। इन शॉर्ट हम लोग फिर से एक बार बोल देते हैं इस बात को, फिर क्लास को खत्म करते हैं। फेरोमैग्नेटिक में ये काई का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा, हाई, काई मतलब ऊपर देखो स्क्रीन पे, ससेप्टिबिलिटी यानी कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सके, तो फेरोमैग्नेटिक बिल्कुल मैग्नेटाइज हो जाएगा आसानी से। पैरामैग्नेटिक थोड़ा मॉडरेट बिहेवियर शो करता है, इसमें बहुत पॉजिटिव तो है काई का वैल्यू, बट थोड़ा सा लो है, ये थोड़ा लो है, ठीक है, और इस पे क्या बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक। तो इसका एग्जांपल हो गया एयर डायमैग्नेटिक का, वाटर, और इसका हो गया पैरा का एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, और इसका हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, और पूरा टर्म पढ़ लेना, बचा है क्या इसके बाद हम लोग, ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा वो सब बताएंगे कि क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे रहता है वो सब चीज, जैसे बता रहे, एक सेकेंड एग्जांपल के लिए, हाँ जो रोटेशन वाला बताए थे कि कोई करंट करंट कैरिंग, अगर तुम लूप को रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड पे तो क्या होगा, बोलेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसी से गैल्वेनोमीटर बनता है, मूविंग कॉइल, वो पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। फिर डीसी मोटर पढ़ेंगे, डीसी मोटर का बहुत सारा पार्ट्स होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ईएमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब तुम्हारे 10th में भी है। फिर फैराडे लॉ, फिर लेंज लॉ, लेंज लॉ तो नहीं है अभी, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत स्पीकर बारे के स्पीकर जनरेटर के बारे में बताएंगे। तो चैप्टर में भी थोड़ा टाइम लगेगा, और अच्छे से हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर बीच में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। एनटीएससी में बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो क्लास 10th लेवल का, 6 से 10 तक में अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, मतलब अगर तुमने बढ़िया से पढ़ाई किया तो फिजिक्स में सारा बन जाएगा, बट ओलंपियाड में बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए मेहनत करना होगा। एनटीएससी में मेहनत बहुत करना पड़ता है क्योंकि बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, कट ऑफ काफी हाई जाता है, तो साइंस एसएसटी सब अच्छा होना चाहिए, साइंस एसएसटी मैथ सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, रीजनिंग, तभी एनसीईआरटी एनटीएससी क्लियर होगा बढ़िया रैंक से। और ओलंपियाड के लिए फिर फिजिक्स के लिए और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग अभी क्लोज कर रहे हैं।